हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो साथियों, काफ़ी दिनों से यह मांग थी कि जो हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वह काफ़ी ज़्यादा पुराना और आउटडेटेड हो चुका है। तो उसमें जल्द से जल्द चेंजेस किए जाने चाहिए और इसकी मांग काफ़ी दिनों से उठ रही है, क्योंकि लगभग पिछले 34 ईयर में इसमें ज़्यादा चेंजेस हमको देखने को नहीं मिले हैं। और फाइनली इन 2020 हमारे लिए कुछ नई खबरें सामने आई हैं कि जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसमें काफ़ी चेंजेस किए जा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस किए गए हैं अपने नए एजुकेशन सिस्टम में और इसके क्या क्या बेनिफिट हम लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इसके बारे में हम विस्तार में चर्चा करेंगे। तो अगर बात करें तो 1964 और 68 में एक कोठारी कमीशन बनाया गया था, जिसमें कि ये देखना था कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या क्या नए बदलाव किए जाने चाहिए। तो उसमें उन्होंने भी कहा था कि जो अपना इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, अभी तो नहीं फिर भी लगभग 6% जीडीपी का जो अगर अपन को ग्रोथ करनी है अपने देश को, तो लगभग 6% तो अपनी जीडीपी का हमको एजुकेशन में खर्च करना चाहिए। लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं हो पाया था। तो फाइनली जो चेंजेस किए गए थे 1968 में किए गए थे, उसके बाद कुछ माइनर चेंजेस 1986 में भी किए गए थे। तो यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि जो कोठारी कमीशन है वह किससे रिलेटेड है। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो कोठारी कमीशन एजुकेशन से रिलेटेड है, जो कि एजुकेशन में चेंजेस करने के लिए बनाया गया था 1964 में। तो इसके बाद 1992 में भी चेंजेस हुए थे, लेकिन वो ज़्यादा नहीं थे, इसलिए उसको ज़्यादा कंसिडर भी नहीं करते हैं। तो इसके बाद यह मांग तो उठ ही रही थी, लगभग 34 साल हो चुके हैं तब से 1986 से। और हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ ज़्यादा खास चेंजेस हमको देखने को नहीं मिला है, जबकि दुनिया काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। तो सबसे पहले हम स्कूल से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फाउंडेशन तो वहीं से बनता है एक स्टूडेंट का। तो हम देखें कि स्कूलिंग में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। तो अभी का जो हमारा पैटर्न है वो 10+2 वाला है। तो ये तो आपको पता ही होगा कि 10 तक जो बच्चे हैं तो उनको सब ब्रांचेस पढ़ाई जाती हैं। उसके बाद 11th और 12th में इनका स्पेशलाइजेशन कर दिया जाता है। जैसे कि आप आर्ट लेना चाहते हैं तो आप आर्ट साइड में चले जाइए, फिर आप कॉमर्स लेना चाहते हैं तो आप कॉमर्स ले सकते हैं, फिर साइंस ले सकते हैं। ऐसे कैसे करके काफ़ी ब्रांचेस हैं जिसमें लोग जा सकते हैं। तो 10+2 वाला अभी जो पैटर्न चल रहा है, तो इसमें चेंजेस करके 5+3+4 कर दिया गया है, जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो अगर बात करी जाए तो इसमें मेन लक्ष्य रखा गया है जो 6 से 9 साल के बच्चे हैं, जो लगभग 9th क्लास के बच्चे लगभग 5th क्लास में आ जाता है। तो इन बच्चों को जो उनको एजुकेशन दी जाएगी, कोशिश रहेगी कि वह एजुकेशन उनको उनकी मातृभाषा में दी जाए, ताकि 6 से 9 साल के बच्चे को लिखना पढ़ना अच्छे से आ जाए। उसके बाद जब बच्चा 6वीं क्लास में आ जाएगा तो उसके लिए काफ़ी वोकेशनल कोर्सेज अवेलेबल होंगे, जिसमें अपने हिसाब से वो कोशिश कर पाएगा। और बच्चों को अपने हिसाब से इंटर्नशिप करने की भी छूट दी जाएगी उस समय पे, कि वो किस तरीके का कोर्स सीख सकता है। लाइक वो कहीं भी दुकान पे कोई काम कर सकता है या फिर अलग अलग चीज़ें सीख सकता है इंटर्नशिप के द्वारा। इसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि 6th क्लास का लड़का है उसको कोडिंग भी सिखाई जाएंगी, जो कि आज की डेट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग फील्ड में अपने आप को आजमाना चाहते हैं तो कोडिंग तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों को भी सिखाई जाएगी कोडिंग 6th क्लास के लगभग बच्चों को। उसके बाद जो एक सबसे बड़ा डर रहता है तो वो आता है 10th और 12th क्लास में लड़कों को, जो है बोर्ड परीक्षा का एग्ज़ाम। तो बोर्ड परीक्षा का एग्ज़ाम का डर तो आई होप आप सब लोगों को लगा होगा, आप लोगों के टाइम, कि बोर्ड को एकदम हवा टाइप का बना के रखते थे उस समय। तो जो बोर्ड की परीक्षा है तो उसका भी सरकार ने जो डर है उसको ख़त्म करने की कोशिश करी है, तथा ऐसे कुछ अनुमान लगाए जा रहे हैं कि जो बोर्ड की परीक्षा है वो साल में 2 बार भी कराई जा सकती है। और जो उसके क्वेश्चन पेपर है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर भी हो सकते हैं। इसके बाद काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हायर एजुकेशन में भी किए जाएंगे, क्योंकि जो हायर एजुकेशन रहता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है ह्यूमन लाइफ का, क्योंकि यही अपना जो करियर है वो डिफाइन करता है कि आगे अपने 40 साल कैसे कटने वाले हैं। तो ये हमारे हायर एजुकेशन से डिसाइड होता है। तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए जाते हैं। जैसे कि कोई बंदा बीटेक कर रहा है, तो बीटेक में क्या होता है, कई बार उसका मन नहीं कर रहा कि वो मैकेनिकल ब्रांच से जैसे कर रहा है, उसका मन नहीं कर रहा, तो उसने 2 साल बाद क्या करा, ड्रॉप आउट हो गया। तो अब ऐसी स्कीम है कि अगर आप 2 साल बाद ड्रॉप आउट करते हैं तो जो 2 साल का जो आपने बीटेक करा है तो उसका एक्सपीरियंस भी आपको काउंट होगा। उसके लिए भी आपको डिप्लोमा या फिर कुछ दे दिया जाएगा, ताकि आप दिखा सकें आगे चल के कभी इंटरव्यू होता है तो उसमें आप बता सकते हैं कि आपने 2 साल बीटेक भी करा है, और जो वो भी कंसीडर किया जाएगा। तो अभी तो ऐसा है कि अगर आप बीटेक 2 साल में या 3 साल में भी छोड़ देते हैं तो उसकी फिर कोई वैल्यू नहीं रहती, लेकिन आगे चल के इसकी वैल्यू मिलेगी। तो यही अपना मल्टीपल एंट्री और एग्जिट वाली
जो स्कीम एजुकेशन की उसमें बताया गया है। और जो बीए बीएससी ऐसे कोर्सेज हैं, तो उसमें क्या किया जाएगा कि जो नौकरी, जिसको बंदे को नौकरी करनी है बीए और बीएससी करने के बाद, तो उसके लिए ऐसी सुविधा दी जाएगी जो उसके लिए बीए और बीएससी है वो लगभग 3 साल की रहेगी। और जो लड़का रिसर्च फील्ड में अपने आप को आजमाना चाहता है, तो उसके लिए 4 साल की बीए और बीएससी कर दी जाएगी। इसके बाद 1 साल का उसकी पोस्ट ग्रेजुएशन होगी, उसके बाद 4 साल की वो पीएचडी कर सकता है, और एमफिल की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरीके से वह ग्रेजुएशन में जब जाता है, तो वह अपनी मर्जी के हिसाब से भी कोर्सेज ले सकता है, जिसमें वो अपने हिसाब से, जैसे किसी को म्यूजिक में इंटरेस्ट है, किसी को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो वो अपने हिसाब से भी कुछ जो सब्जेक्ट हैं उनको चूज़ कर सकता है, उसमें कोई पढ़ाई कर सकता है। और इसके बाद देश में हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी का तो आपने नाम सुना ही होगा, जैसे कि यूजीसी हो गया, एआईसीटीई हो गया, पीआईसी हो गया। इस तरह की काफ़ी सारी हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ अपने इंडिया में। तो इन सबको क्या मर्जर कर दिया जाएगा इन सब का, ताकि जो पूरा देश है उसमें सेम पैटर्न जो एजुकेशन का वो फॉलो हो। जैसे कि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो आपको जैसे आईआईटी में अलग सिलेबस पढ़ाया जाता है, आरजीबी में अलग सिलेबस पढ़ाया जाता है, और आप बीएचयू में जाएंगे तो वहाँ आपको अलग सिलेबस पढ़ाएगा। तो इस तरीके की चीज़ें खत्म हो जाएंगी, तथा पूरे देश में जो एक सेम पैटर्न है उसी को फॉलो करा जाएगा, और सेम तरीके की मार्किंग स्कीम पूरे देश में फॉलो करी जाएगी। और इसके अलावा जो प्राइवेट कॉलेज हैं वो अपने मनमाने के हिसाब से आजकल फीस को बढ़ा देते हैं, तो इस तरीके की चीज़ें भी ख़त्म हो जाएंगी, और एक गाइडलाइन बनाई जाएगी कि इससे ज़्यादा फीस आप वसूल नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट से। तो इस तरीके का कुछ पैटर्न रहेगा। तो 2014 में जो इलेक्शन हुए थे लोकसभा के, तो उसमें भी जो बीजेपी की जो पार्टी थी उसका जो पहले से जो एक शपथ पत्र रहता है ना, कि हम इलेक्शन जीतने के बाद ये काम करेंगे, तो उसमें भी इनका एक एजेंडा था कि जो अपनी एजुकेशन है तो उसमें सुधार किया जाएगा एजुकेशन सिस्टम में। तो इसी को देखते हुए 31 अक्टूबर 2015 में ही एक कैबिनेट सचिव थे टीआर सुब्रमण्यम, तो उनके ही अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी, जिसने कि अपनी रिपोर्ट है वो 27 मई 2016 को सरकार को सौंपी थी, जिसमें चेंजेस की बात की गई थी एजुकेशन सिस्टम में। उसके बाद 24 जून 2017 में इसरो के एक फॉर्मल मेन वैज्ञानिक थे जिनका नाम था के कस्तूरी नंदन, तो उनकी अध्यक्षता में एक 9 सदस्यीय कमेटी बनाई गई, जिसमें कि जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या क्या सुधार किए जाने चाहिए, तो इसी चीज़ों को लेके एक ड्राफ्ट बनाने का काम उनको सौंपा गया था। और 31 मई 2019 को यह ड्राफ्ट जो है उन्होंने बनाया था। ये ड्राफ्ट उन्होंने एचआरडी मिनिस्टर, आपने नाम तो सुना ही होगा, रमेश पोखरियाल, तो उनको यह ड्राफ्ट सौंपा गया था। जिसके बाद एचआरडी मिनिस्टर ने काफ़ी लोगों की भी राय मांगी थी इसमें कि क्या क्या एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस होने चाहिए। तो इस पर लगभग 2 लाख के आसपास सुझाव भी आए थे। तो ये बात हो गई कि अब लॉ तो बन गया, तो अब चेंजेस की अनाउंसमेंट तो हो गई है कि क्या क्या सुधार किए जाने हैं एजुकेशन सिस्टम में। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी बात आती है कि इसके लिए मनी की भी तो रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि जो अपना अभी लास्ट 5 ईयर्स भी अगर हम लोग देखें तो लगभग जो जीडीपी का है लगभग 3% के आसपास ही जो एजुकेशन में वो खर्च किया जाता है। तो अभी जो सरकार ने कहा है वो कहा है कि वो लगभग अपना जो जीडीपी का 6% के आसपास शिक्षा में खर्च करेगी। और यह बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक देश को अगर ग्रो करना है तो उसको अपने एजुकेशन पे तो वर्क करना ही पड़ेगा, क्योंकि जितने भी विकसित देश हैं और जो अब डेवलपमेंट फेज में भी हैं, तो काफ़ी सारे देश जो अपने एजुकेशन में और जीडीपी का काफ़ी बड़ा भाग वो एजुकेशन में भी खर्च करते हैं। तो यह बहुत ही बढ़िया डिसीजन है सरकार द्वारा, लेकिन अब देखना होगा कि सरकार किस तरीके से इस डिसीजन को इम्प्लीमेंट कर पाती है, क्योंकि लॉ बनाना तो आसान रहता है लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन में ही सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। और हम लोगों ने देखा ही है कि सरकारी स्कूलों की हालत कैसी है। कई स्कूलों में तो बेंच तक नहीं है बैठने के लिए बच्चों के लिए, और कई स्कूलों में टीचर्स की भी कमी है, और कई स्कूलों में तो बिल्डिंग भी काफ़ी जर्जर हालत में, जो सरकारी स्कूल की बिल्डिंगें रहती हैं उनकी भी काफ़ी बुरी स्थिति में है, तो उनके भी रख रखाव में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं। तो इन सब चीज़ों पे वर्क करना पड़ेगा, उस पर काफ़ी टाइम भी लगेगा मेरे को लगता है। तो अब ये देखने वाली बात ही होगी सरकार किस तरीके से इन चीज़ों को वर्क करती है और इन सब कमियों को दूर कर पाती है सरकारी स्कूलों से। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम ऐसे ही नए नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके सामने आते रहेंगे, और जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको बताते रहेंगे। तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।